हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो मैं वीडियो पे चर्चा करूँगा, इसके लिए अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वाला वीडियो देख रखा है तो आपको चीज़ें अब थोड़ी सी आसानी में समझ में आ जाएंगी। इस कुंडली के अंदर जो एक प्रोसेस था, थॉट प्रोसेस था, उसको समझना ज़रूरी था, ठीक है। क्योंकि वो एक थॉट प्रोसेस और कुंडली जिस जगह लेके जाना चाह रही है, इसके बीच में एक तालमेल बिठ जाए तो फिर चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती थी। यहाँ पे केस क्या था, एक जातिका थी, उन्होंने जब सवाल किया कि एक प्रोफेशन उनका जा चुका था, सेम फील्ड के ही वो प्रोफेशन में कहीं और पे जॉब कर रहे थे, ठीक है। इसके बावजूद भी उनका सवाल था कि मुझे कहीं और से एक ऑफ़र आ रहा है तो मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे सेम फील्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं और जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं वहाँ पे हम ये भी देख रहे थे कि जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस भी हो रही है। इसके बावजूद भी प्रैक्टिकल चीज़ों को देखने के बाद मेरा डिसीज़न यहाँ पे था कि इनको बाहर जाना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं अननोइंगली वो अंदर ही अंदर कुछ ऐसा कर रही थी जिससे कि उनकी जो फील्ड थी, प्रोफेशन की फील्ड, वो चेंज होने वाली थी। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, एक अजीब सा डर, एक प्रोफेशन का चेंज होना, ये सब कुछ क्यों हो रहा था और ये ग्रह कैसे उसके लिए काम कर रहे थे, इसको समझने का प्रयास हम इस लगन कुंडली में करेंगे। बहुत सारे लोग एक सवाल और करते हैं कि सर कोई उपाय हो। हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप किसी को स्टोन सजेस्ट करके या मंत्र सजेस्ट करके ही उनसे एक आउटपुट निकलवा पाओ, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी और लाइफ को अगर आप समझोगे तो उसमें बहुत सारी और भी ऐसी पहलू हैं जिन पे काम करके ही आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे। जैसे कि ये लगन कुंडली है। इस लगन कुंडली में जो आपको फर्स्ट हाउस दिख रहा है वहाँ 10 नंबर लिखा है, इसका मतलब है ये मकर लगन की कुंडली है, ठीक है। इस कुंडली के अंदर जो इनका फर्स्ट हाउस है उसमें लगन इनको मिला है, वो मिला है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र मिल जाने के कारण कहीं ना कहीं उसके मालिक हैं चंद्रमा। इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो 11th हाउस में बैठे हैं। 11th हाउस का मतलब क्या हुआ, बड़े भाई बहन। इस 11th हाउस का मतलब क्या हुआ, आपके फ्रेंड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बिहाइंड द सीन एक सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट कहाँ से चाहिए, वो या तो गेन्स बनते हुए दिखें, या फिर कोई बड़ा भाई बहन सपोर्ट कर दे, या फिर दोस्त फ्रेंड्स सपोर्ट कर दें, तब जाके ऐसे में इंसान जो है वो राइज कर पाएगा। चंद्रमा यहाँ पे नीच राशिस्थ होकर बैठे हैं। देख लीजिए, ये चंद्रमा 7 डिग्री का है, ठीक है। जबकि चंद्रमा को नीच होना हो तो कहीं ना कहीं वो 3 डिग्री के आसपास तक नीच होते हैं। तो एग्जैक्टली चंद्रमा नीच नहीं है, लेकिन उस राशि में है जहाँ पे कि वो एक तरीके से उसकी नीच राशि है। नीच राशि होने के बावजूद भी वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम क्या था कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी मंगल वो हाउस एक्सचेंज भी कर गया। अब इसको अच्छा बोलें या बुरा, यहाँ पे ये चीज़ भी समझने लायक हो गई। देखिए, चंद्रमा जिस राशि में गया वहाँ पे वो नीच हुआ, ठीक है। वो खुद नीच नहीं हुआ लेकिन उसके आसपास की सराउंडिंग नीच हो गई। इसी तरीके से वो जिसकी राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी खुद कहीं ना कहीं ऐसी सराउंडिंग में आ गया जहाँ पे फिर उसको भी नीचता हासिल हो रही है। राशि परिवर्तन होने के कारण चंद्रमा और मंगल एक दूसरे को सपोर्ट कर तो देंगे, नीचता भंग तो हो जाएगी, लेकिन परेशानी यह आएगी कि राशि परिवर्तन हो भी जाए तो चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में आ जाएगा, ठीक है। अगर चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में आया तो उस परिस्थिति में राहु चंद्रमा के साथ चंद्रमा बन जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। अब आप चीज़ को पकड़ पा रहे हो। यहाँ पे लगन का मिड पॉइंट लॉर्ड बैठा अच्छे भाव में है, लेकिन सराउंडिंग सिचुएशन उसको डिस्टर्ब कर सकती है। और दूसरी बात है कि अगर हमने उसकी सिचुएशन को वहाँ के बजाय 7th हाउस से देखा तो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, और जब वो इमोशनल होगा तब वो डिस्ट्रक्टिव फैसले कर बैठेगा, ठीक है।
ये चीज़ को यहाँ पे पहले समझना था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस कुंडली में है कि इसमें केतु और राहु जो बैठे हैं वो पूरे के पूरे एक साइड ही हो गए, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हाउस पूरी तरीके से खाली है, जो कि काल सर्प दोष जैसे फॉर्मेशन को भी कह सकते हैं, दोष भी कह सकते हैं, योग भी कह सकते हैं। इस कुंडली के अंदर ज़्यादातर ग्रह शनि, शुक्र, बुध और गुरु ये भाग्य भाव में बैठे हैं, और 4 ग्रह अगर किसी भाव में बैठे तो वहाँ पे काफ़ी उथल पुथल कर सकते हैं। तो इस कुंडली के अंदर देखें तो कहीं ना कहीं बुध का उच्च हो जाना अच्छा है, परंतु बुध क्योंकि छठे घर का स्वामी है इसीलिए संघर्ष को भी बढ़ा देगा, और जितना इनकी ज़िंदगी में संघर्ष आया उतना ही इन्होंने ज़्यादा अपने किस्मत का साथ पाया है। ठीक है, दूसरी चीज़ को समझिए, सूर्य इस कुंडली में अष्टम के स्वामी हैं और वो अष्टम में ही बैठे हैं। इस कुंडली में सबसे ज़्यादा बलवान यदि कोई ग्रह था तो वो सूर्य खुद था। अब इन चीज़ों को साथ में जोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि जब लास्ट में मैं आके पंचांग पे लाऊंगा तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 30-35 साल या ये समझ लीजिए 40 साल अगर एज है तो उसके अंदर इन्होंने काफ़ी लंबा समय एक टीचिंग प्रोफेशन को दिया, और उसके बाद आज की तारीख में जाके उनका वो प्रोफेशन वहाँ से बिल्कुल चेंज हो जाना, सॉफ्टवेयर की तरफ आना, ऐसी चीज़ों में जाना। मतलब आप समझ सकते हो कि एक लाइन अच्छी खासी चल रही हो, वहाँ से इंसान हटे और वो हट के किसी दूसरे साइड पे चला जाए, ऐसा कुछ केसेस में देखने को मिलता है। जैसे कि अमरीश पुरी जी की अगर आप लाइफ को रीड करोगे तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले वो कुछ और कार्य करते थे, अचानक जैसे ही वो फिल्म लाइन में आए उनको बहुत ही भयंकर तरक्कियाँ मिलनी शुरू हो गई। तो इस कुंडली में भी कुछ ऐसा फॉर्मेशन था। अब देखिए ये जो कुछ हो रहा था कि इतने एज तक एक प्रोफेशन में रहना और उसके बाद चीज़ें चेंज हो जाना, ये क्यों और कैसे हो रहा था, अब हम इस पे आएंगे। तो अगर हम इस कुंडली को देखें, इस कुंडली में जब हम नवमांश में जाते हैं, नवमांश को हम देखेंगे तो उसका भी जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है वो चंद्रमा है, जो कि एक्चुअल लगन कुंडली में फिर से नीच राशिस्थ हो रहा था। ठीक है, यानी कि किस्मत भी इतनी आसानी से नहीं काम करेगी, बहुत ही रुला रुला के परेशान कर देगी, इसके बाद काम करेगी। ये यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनता था। इस पर्टिकुलर अगर D9 को रीड करें, नवमांश को रीड करें, तो चंद्रमा जो है वो थर्ड हाउस में है, इसीलिए जातिका जो है वो काफ़ी करेजियस होंगी बाय लक। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर भी शुक्र अगेन नीच राशिस्थ है। लगन कुंडली में भी शुक्र 6 नंबर की राशि में था, जो कि उसकी नीच राशि है। नवमांश में भी वो 6 नंबर में है, जो कि उसकी नीच राशि है। यहाँ पे उसको सपोर्ट है किसका, मंगल का और सूर्य का। लगन कुंडली में सूर्य जो है वो अष्टम भाव के स्वामी है, यानी कि खोज, रिसर्च ऐसे वाले काम कहीं फ़ायदा दे सकते हो। या फिर मंगल जो है उस कुंडली के अंदर वो लाभ भाव के स्वामी है, 11th और 4th हाउस के भी स्वामी है, इसीलिए शुक्र को इन दोनों का सपोर्ट मिलेगा। शुक्र लगन कुंडली में 10th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड है, इसीलिए अगर हम देखें तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं एक योग कारक ग्रह है। वो नीच हो गया ये जरूर है, नवमांश में भी नीच हो गया ये भी जरूर है, लेकिन वो योग कारक है, वो जो भी करेगा वो अच्छे के लिए करेगा, ये कंडीशन फिक्स थी। अब समझिए कॉम्बिनेशंस को आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस शुक्र, मंगल, सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो गए हैं, जो कि नवमांश में हो, यानी कि किस्मत में ये कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरी तरफ पे अगर हम जाएं तो अब हम प्रोफेशन की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो मैं आपको D10 के चार्ट पे ले चलता हूँ। D10 का चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे शुक्र और शनि के बीच में, शुक्र 11 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, ये देख लिए आप, और यहाँ पे 7 नंबर की राशि में उच्च के होके शनि बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र और शनि के बीच में एक परिवर्तन है। अगर इस कुंडली को एग्जैक्टली 10 नंबर जो कि उनका लगन था उसके बराबर से बना दिया जाए, यहाँ से अगर बनाया जाए, तो हम देखेंगे कि इनका जो 10th हाउस है उसमें शनि का प्रभाव है केतु के साथ। केतु का साथ होने का कारण चीज़ जो छूटेगी ना वो थोड़ा सा परेशानी के साथ छूटेगी, दर्द के साथ छूटेगी, पेन के साथ छूटेगी। और शनि 10वें में है तो कोई बड़ा अप एंड डाउन प्रोफेशन में होगा, ये तय था।
दूसरी चीज़ है कि शुक्र क्योंकि राशि परिवर्तन कर रहा है, तो जब शुक्र राशि परिवर्तन करेगा, शुक्र उठ के आएगा आपके 7 नंबर की राशि में, तो वहाँ पे वो फिर केतु से कनेक्ट हो जाएगा। शुक्र और केतु प्रोफेशन के चार्ट में कनेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कार्य जो होना चाहिए ना वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का होना चाहिए, क्रिएटिविटी का, तो वो चीज़ इनके साथ जुड़नी थी। और इसके पहले ये जिस प्रोफेशन में थे वो प्रोफेशन था टीचिंग का, उसमें क्रिएटिविटी कम होती है, उसके अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो किस नेचर की होती हैं कि हम कहीं से किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जबकि क्रिएटिविटी के वर्क्स वो होते हैं जहाँ पे रोज़ नए नए चीज़ें आपके सामने आती हो, आप कुछ नया नया उसके अंदर बनाते हो, ऐड ऑन करते हो, ज्वाइन करते हो, वो वर्क्स क्रिएटिविटी के कहलाते हैं। अब आपके सामने ये सवाल उठेगा कि पहले इन्होंने एक लंबा समय एक प्रोफेशन में निकाला, टीचिंग में निकाला, और उसके बाद 40 की एज तक आते आते ये प्रोफेशन चेंज कैसे हुआ। अब इस सवाल का जवाब, और जो मैंने आपसे कहा था शुरू में कि इंसान चीज़ों को इतना ज़्यादा सोच रहा है कि मुझे कहीं से कहीं निकाला गया है, अब मुझे कहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी, इस सवाल का जवाब जो है वो उनके पंचांग में था। इनका जो जन्म है उसमें जो योग बन रहा है वो है वैधृति योग, ठीक है। योगिक पॉइंट जो आ रहेगा वो इनके पास आया है पुनर्वसु नक्षत्र, ठीक, स्वामी है गुरु। इस वजह से गुरु इस कुंडली में बुरे ग्रह के तौर पे नहीं देखे जा सकते। देखिए इस बात को ध्यान से समझिए कि इस लगन कुंडली में अगर हम देखें 10 नंबर से शुरू हो रही है और गुरु के पास यहाँ पे 12th हाउस का डोमेन है और 3rd हाउस का डोमेन है, लेकिन क्योंकि वो ग्रह योगिक पॉइंट में आया है इसीलिए वो इनको एक अच्छा रिजल्ट फिर भी करके देगा। वो योगिक पॉइंट आया कहाँ से है? वो योगिक पॉइंट आया है उनके पास एक पर्टिकुलर नक्षत्र को लेकर। जिस नक्षत्र को इस योगिक पॉइंट ने लिया है वो है पुनर्वसु। अब ये पुनर्वसु कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा इसको समझिए। पुनर्वसु एग्जिस्ट करता है 4 नंबर की राशि में और 5 नंबर की राशि में, ठीक है। 4 नंबर और 5 नंबर की राशि इस लगन कुंडली में जो है वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है 7th हाउस से और 8th हाउस से। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सूर्य भी सपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ चंद्रमा भी सपोर्ट करेगा। इररिस्पेक्ट कि चंद्रमा नीच राशिस्थ हो रहा है फिर भी वो सपोर्ट जरूर करेगा, ये तय है, ठीक है। जो हमने कहा था कि एक योगिक है तो दूसरा है सहयोगी, तो यहाँ पे 2 सहयोगी बनेंगे, एक चंद्रमा खुद और एक सूर्य भी बनेगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसके अंदर एक और पॉइंट है जिसको कि आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए जब यहाँ पे सूर्य सहयोगी बनेगा तो वो सूर्य अवयोगी भी है। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है। जो पर्टिकुलर योग में जन्म हुआ है उसमें इनको वो ग्रह सपोर्टर भी है और वो ही ग्रह इनके लिए परेशानी देने वाला भी है, और सूर्य षडबल में सबसे ज़्यादा बलवान ग्रह भी है, ठीक है। अब आप समझो कि ये परेशानी क्यों और कैसे होगी। साथ ही साथ प्रोफेशन जो है उसके लिए हम अगर करण को देखें तो इनका करना जो है उसका लॉर्ड है वो है शुक्र, ठीक है। एक लंबे समय तक उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन के साथ काम किया, ठीक। उसकी वजह है कि यहाँ पे गुरु जो है जो कि 12th हाउस का लॉर्ड था, साथ ही साथ 3rd हाउस का लॉर्ड था, वो ग्रह इस कुंडली में योगिक पॉइंट से जुड़ा हुआ था। इस कारण से टीचिंग प्रोफेशन के अंदर उसने काफ़ी लंबे समय तक रखा। जैसे ही इनकी शुक्र की दशा शुरू हुई, शुक्र की दशा शुरू होने के बाद जो करना था, जहाँ पे एग्जैक्ट उनको प्रोफेशन पे जाना था, अननोइंगली इन्होंने एक कोर्स को ज्वाइन कर लिया। कुछ भी उस टाइम उनके माइंड में समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो करना, वो शुक्र अपने तरीके से अपने काम को करा रहा था। शुक्र इस कुंडली में वर्गोत्तम है, इसीलिए मैं इनसे हमेशा एक बात कहता था, आपको तो सिर्फ कठपुतली की तरह करना है काम। क्यों? क्योंकि वो ग्रह वर्गोत्तम है, वो अच्छा करने पे आएगा या बुरा करने पे आएगा, आप उसको चाह के भी रोक नहीं पाओगे और मैं भी उसे कहीं तक रोक नहीं पाऊंगा, ठीक है। शुक्र जो कि वैसे तो इस कुंडली के लिए एक योग कारक ग्रह है, वो इतना बुरा नहीं कर सकता, ये मुझे श्योरिटी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन रहा था प्रोफेशन का। इस कारण से योगिक प्लैनेट ने काफ़ी लंबे समय तक आपको सपोर्ट किया उस फील्ड में, लेकिन वो आपके लिए डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं था।
आपकी लाइफ का डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वो शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो शुक्र उस डेस्टिनेशन पॉइंट पे लेके जाना चाहता है। अब जो मैंने शुरुआत में बात कही थी कि इंसान एक काम को कर रहा था, छोड़ने के बाद एक दूसरा वर्क उसको मिल गया, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अंदर से सेटिस्फाई नहीं था। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो उस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि उसे जो चीज़ चाहिए वो हर हालत में चाहिए। जब ग्रह लगन कुंडली और साथ साथ नवमांश कुंडली में सेम पोजीशन पे आ जाए, वर्गोत्तम हो जाए, तो ऐसे स्थिति में वो ग्रह अपनी चीज़ को हर हाल में मनवा के रहता है। यहाँ पे शुक्र नीच राशिस्थ है लेकिन भाग्य भाव में। इसका अर्थ यह है कि अगर शुक्र जो है आपका शुक्र जो दिखाता है लग्जरीज को, अगर किसी भी तरीके से आप कुछ समय के लिए अपनी लग्जूरियस लाइफ से दूर हट जाओगे तो फिर वो अपने रिजल्ट्स को तेजी से देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो सराउंडिंग कैसी ले रहा है, नीच राशिस्थ होके। यानी कि जिस समय भी आप परेशानियों में आओगे, जिस समय भी आपके सुख संसाधनों से आप दूर हटोगे, तब तब आपका शुक्र जो है आपको ज़्यादा फोर्स कर पाएगा किसी एक काम को करने के लिए। और यही ये शुक्र करा रहा था। जो भी आपका कंफर्ट जोन है वो उससे धक्का मार के बाहर ला रहा था। और जिस समय ये सब कुछ हो रहा था उस समय देखिए क्या परिस्थिति थी। अब ये बात उन लोगों के लिए जो लोग उपाय मांगते रहते हैं। जिस समय ये परिस्थितियां चल रही थी उस समय इनके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर था। केतु क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा था तो सबसे पहली जो चीज़ें कट रही थी वो कट रही थी फ्रेंड्स। और यहाँ पे इस कुंडली में किसी भी सेकेंडरी उपाय से ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि या तो बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलता रहे या फिर दोस्तों का सपोर्ट मिलता रहे। अगर वो नहीं हुआ तो फिर डाउनफॉल आएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो सराउंडिंग है वो नीच राशिस्थ है, लेकिन भाव कैसा है? भाव वो है जो दोस्तों को रिप्रेजेंट करता है, भाव वो है जो कि बड़े भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। उस भाव के ऊपर से जब केतु गुजरा तो उसने दोस्तों से और बाकी लोगों से भी किसी न किसी वजह से अपने आप को दूर हटाने का काम करा दिया। इसीलिए और भी ज़्यादा इंसान फ्रस्ट्रेशन में चला जा रहा था, क्योंकि बाकी के सारे उपाय वर्गोत्तम ग्रहों के ऊपर कार्य करें ना करें वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ होती है हर इंसान के अंदर एक साइकोलॉजी है, हर इंसान का एक सोचने का ढंग है। यहाँ पे सोचने का ढंग है चंद्रमा, वो क्या दर्शा रहा है? वो इमोशंस को दर्शा रहा है। इंसान अपनी ज़िंदगी में हर काम को कर सकता है, ठीक है। मेन कंडीशन क्या है? दो चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी थी। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो यह है कि इंसान ओवरविलिंग और कैलकुलेटिव है, यानी कि वो जो भी सोचेगा वो बहुत ज़्यादा सोच के उसमें घबराहट पैदा कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि जब तक आप इमोशनल टच या इमोशनल सपोर्ट नहीं दोगे तब तक वो इंसान अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो इस कुंडली के हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब कभी भी हम सोचते हैं कि सिर्फ स्टोन्स कैन हेल्प, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टोन हेल्प वहाँ करता है जहाँ पर हमें ऐसा लगे कि हमें स्ट्रेंथ की कमी है और वो हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा। शुक्र इस कुंडली में कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट नहीं था, बल्कि उसको तो 100 की स्ट्रेंथ भी हासिल नहीं है, लेकिन वो वर्गोत्तम है, इसीलिए वो अपनी जिद मनवा के रहेगा। और यही इस कुंडली में हो रहा था। और यही एक रीज़न है कि जैसे ही इनके ऊपर 2018 से शुक्र की दशा लगी, अननोइंगली वो सारी चीज़ें हो रही हैं और वो अपने तरीके से चेंजेस को लाने का प्रयास कर रहा है जिससे कि वो दे सके। और आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना होगा कि पंचांग में जो योग बना है और जो आपका करना है वो पर्टिकुलर प्लैनेट्स किसी न किसी रूप में महादशा हो सकती है, अंतरदशा हो सकती है या प्रत्यंतर भी हो सकती है। ऐसे सिचुएशनों में लाकर आपको उस जगह ले जाने का प्रयास करते हैं जिसके लिए वो आपको बना के लेकर आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कुंडली के अंदर पंचांग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस तरीके से रखता है कि वो डिसाइड कर देगा कि पूरी की पूरी सी अच्छे से या बुरी सी दिखने वाली कुंडली में कब वो ड्यूरेशन बन सकता है जब इंसान अपने ओरिजिनल सक्सेस को पा सकेगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों क्योंकि सपोर्टिव हो रहे थे, इसीलिए शुक्र की महादशा में जब सूर्य की अंतरदशा आई तब जाके इनका पूरा फील्ड जो है वो चेंज हो पाया।
तो जब कभी भी हम किसी कुंडली को देखते हैं, हमें ऊपर से देखने में नहीं समझ में आता कि कौन सा योग कैसे काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसके जवाब कई बार आपको कुंडली के पंचांग से देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।